एक क्वेश्चन था, मौर्य काल, गुप्त काल और चोल, सबसे पहले मतलब इन तीनों में बाल विवाह का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल और चोल, तीनों में सबसे सर्वप्रथम हाँ बाल विवाह का उल्लेख किसमें हुआ? जी सर, ऑप्शन नहीं था, एक सर पेपर था, प्रैक्टिस सेट में हम देखे थे। जी सर, मौर्य काल, गुप्त काल लिखा था और सर उसमें दो ऑप्शन और था, वैदिक काल और एक और था, लेकिन सर हम इसमें से पूछ रहे हैं, इसमें से किस में हुआ था सबसे पहले? इसके पहले शुरू हो गया था, वही तो ऑप्शन जानना चाह रहे थे हम। इन तीनों उत्तर वैदिक काल के बाद कम आयु में विवाह शुरू हो गया था। इन तीनों में अगर सूत्र काल, देखिए सूत्र काल आता है टॉपिक पे यहाँ पर आकर जो विवाह की आयु है वो कम हो गई थी, तो मौर्य काल के पहले ही शुरू हो गया था। वही चौथा ऑप्शन देखना चाह रहे थे, तो इसमें प्रचलित था, मतलब इन तीनों कालों में प्रचलित था। ठीक है, शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आ जाए, पढ़ा रहे थे आप लोग। पल्लव वंश के राजा का इतिहास हमने पढ़ा दिया था लगभग, ठीक है, लगभग बता दिया था। पल्लव वंश में कई राजा हुए थे, इसमें महेंद्र वर्मन भी राजा हुआ और नरसिंह वर्मन प्रथम भी राजा हुआ। इन्हीं राजाओं के काल में एक चीन का यात्री रहता है, वो क्या करता है, यात्रा करता है, यात्रा करता है और इतिहास लिखता है। चीन का यात्री लिखता है कि पल्लव वंश का एक राजा था, बहुत विद्या प्रेमी था। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। वो बहुत विद्या प्रेमी था, उसने मंदिर में भी बहुत योगदान दिया। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अपराजित। अंतिम शासक, अंतिम शासक जो था वो था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अब पल्लव वंश का जो इतिहास है वो उनके मंदिर निर्माण कला, यानी वो कला के लिए बहुत फेमस है। तो उनकी कला, मंदिर कला की उनकी विशेषता क्या थी? उन्होंने 3 प्रकार के अपने मंदिर में, जो उनकी विशेषता दिखती है, 3 प्रकार के का निर्माण किया। पहला जो पहाड़ थे, वहाँ पहाड़ थे, पहाड़ों को काट कर उन्होंने रथ की तरह मंदिर बनाया। दूसरा था मंडप बनाया, उन्होंने मंडप बनाया। तीसरा था उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया, मूर्ति कला का। तो पहला था रथ निर्माण, दूसरा था मंडप निर्माण और तीसरा था रथ के ऊपर मूर्ति का निर्माण, यानी मूर्ति कला का निर्माण। ये पल्लव वंश की बहुत विशेषता थी। तो पल्लव वंश के शासकों ने पहाड़ों को काटा और काटने के बाद जो मंदिर बनाए वो रथ के आकार के मंदिर बनाए। हमने आपको उस मंदिर का नाम भी लिखवा दिया था, उसका नाम था सप्त पैगोडा। ठीक है, सप्त पैगोडा में लिखवाया था ना, फेमस था। जो रथ के आकार के मंदिर थे, रथ के आकार के मंदिर, वो थे सप्त पैगोडा। पैगोडा फूका था। इसमें महाभारत के जो चरित्र हैं, यानी महाभारत में जैसे युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, इन सभी का रथ के मंदिर बना है। साथ में द्रौपदी का भी रथ बनाया है लोगों ने, फिर एक और गणेश का भी रथ बनाया। तो इस सब में, यानी उन्होंने 5 पांडव के रथ तो बनाए ही अलग अलग,
5 पांडव भाइयों के अलग अलग रथ बनाए हैं उन्होंने। साथ ही द्रौपदी का भी रथ बनाया है। द्रौपदी का जो रथ था वो सबसे छोटा रथ था। बड़ा धर्मराज का सबसे बड़ा था। ठीक है, धर्मराज यानी युधिष्ठिर का रथ, जो कि धर्मराज रथ के नाम से जाना जाता है, यह सबसे बड़ा था। मंदिर में देखिए, मंदिर को अभी तो आप कला इसमें काफी बाकी है, लेकिन आप लोग मंदिर की विशेषता जान लीजिए। मंदिर में जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में 2 चीज दिखती है। पहले तो आपको प्रवेश द्वार दिखेगा, ठीक है, प्रवेश द्वार दिखेगा। उस प्रवेश द्वार को कहते क्या थे, दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर की जो नींव रखी गई, हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर आप लोग जाते होंगे तो बहुत मंदिर तो सड़क के किनारे होते हैं, मान लीजिए उसमें गेट नहीं दिखता है, लेकिन बहुत मंदिर होते हैं कि बाहर उसका दरवाजा गेट बना होता है और गेट के ऊपर मूर्ति भी बनी रहती है। तो मंदिर का वो हिस्सा जो द्वार था द्रविड़ शैली में, उसको गोपुरम बोलते थे। गोपुरम, इसको मिला दे। आज हम आप लोगों से क्वेश्चन लाए हैं जो हमने पढ़ाया है बौद्ध धर्म और गुप्त काल, उसका बहुत इजी क्वेश्चन लाया है, बहुत कठिन नहीं लाया। इससे ये देखना चाहेंगे कि आप लोग मतलब जो रिवीजन किए मतलब पढ़े हैं तो कितना याद है। अभी लास्ट में इसको पूछेंगे आधा घंटे लास्ट, ठीक है। साउथ का भी क्वेश्चन है, गुप्त काल का भी है, बुद्ध और बौद्ध धर्म का भी क्वेश्चन है। हाँ, आपसे मिलेंगे, आपसे देंगे। आप तो पहले पढ़ चुके हैं, तो आप सब देखिए। तो दक्षिण द्रविड़ शैली के मंदिर की नींव बनी, के मंदिर की नींव पल्लव काल में है। पल्लव काल में द्रविड़ शैली की नींव बनी। यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए, मंदिर का बाहरी हिस्सा जो गोपुरम दरवाजा कहलाता था, यानी गोपुरम द्वार। जब हम द्वार से घुसते हैं मंदिर में तो एक तो खुला आंगन आता है, या तो खुला एक वातावरण देगा, ऐसा देखा है खुला एकदम ओपन। जैसे आप मान लीजिए गोरखनाथ मंदिर जाइए, आप लोग एंट्री किए होंगे ना गोरखनाथ मंदिर, तो वहाँ जाइए, मंदिर में आप देखिए बाहर एकदम खुला है पहले। जब हम फिर सीढ़ी से जब अंदर चलते हैं तब हमको एक बरामदा दिखाई देता है, उस पर कई स्तंभ लगे होते हैं, जैसे ये बरामदा है मान लीजिए, तो वैसे ही मूर्ति के पहले जो हिस्सा एक बरामदा होता है, बरामदा इसको कहते हैं मंडप। ये होता है मंडप, ठीक है, ये मंडप होता है। अभी हम मंदिर के नीचे की कला आपको बता रहे हैं। फिर मंदिर का वो हिस्सा बीचों बीच में बनाया जाता है जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको कहते हैं गर्भगृह। जहाँ मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये तो इतना तो क्लियर हो गया ना। तो ये द्रविड़, जैसे जो मंदिर भारत में बने नागर शैली द्रविड़ शैली, हम पल्लव कला की बता रहे हैं आपको, तो वैसे वहाँ नहीं बनाया जाता है। अब जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है उसके ऊपर जो हिस्सा छत की तरह बनाया जाता है, जो छत के वो तिकोने बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे बनाए हो, ऐसे देखते हैं ना आप लोग, ऐसे, और इसके नीचे ही मान लीजिए मूर्ति रखी जाती है। तो ये जो हिस्सा है
ये कहा जाता था शिखर या विमान, विमान या ये शिखर कहलाता था, विमान या शिखर ये कहलाता था। नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिर में यही एक विशेषता ज़्यादा होती थी कि इनका जो मंदिर वो विमान होता था, बहुत ऊंचा होता था और आयताकार होता था, और इनका उत्तर भारत में नागर शैली में ये त्रिभुजाकार तरीके से बनाते थे। तो ये पल्लव कला शैली में ये बहुत बड़ी अंतर है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। चलिए इसको मिटा दें, इसको नेक्स्ट करते हैं। पल्लव काल देखिए, अभी हमने धर्म के बारे में, इनके मंदिर के बारे में बता दिया, इनके रथ के बारे में बता दिया। इस काल में क्या हुआ कि दो संप्रदाय का, खासकर आलवर मतलब होता है वैष्णव संप्रदाय, आलवर सुना है? तो पल्लव काल में आलवर और शैव संप्रदाय, दो संप्रदाय का विकास हुआ। पल्लव काल में आलवर संप्रदाय, जहां से वैष्णव धर्म का विकास होता है। यहाँ पे दो संप्रदाय, आलवर संप्रदाय का क्या हुआ, विकास हुआ, और यहीं से वैष्णव धर्म का विकास होता है। आलवर मतलब होता है आचार, ये विष्णु धर्म के, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, और पल्लव वंश में ये आलवर लोग निवास करते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो राजा था पल्लव वंश का, उसके काल में भी अप्पार एक मुनि था, अप्पार, वो उसके यहाँ निवास करता था। यही आलवर आगे चल के उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का जो है ले जाने का एक श्रेय जाता है रामानुज का नाम सुना है? दक्षिण भारत से रामानुज, इसको लिख देते, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुज ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। ये रामानुज दक्षिण भारत में थे, वैष्णव धर्म की नींव लगकर पड़ गई थी। अब वैष्णव धर्म का सीधे प्रचार होता है उत्तर भारत में। फिर आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर भारत में रामानुज जब गए तो वैष्णव धर्म का प्रचार होने लगा, और यहाँ पे रामानंद, उत्तर भारत में आपने सुना होगा, रामानंद थे, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और आगे रामानंद के कई शिष्य थे, जैसे कबीर थे कि नहीं, कबीर थे, रैदास थे, कई लोग शिष्य थे। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत वैष्णव धर्म ले जाने का श्रेय किसको जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रामानुज को। और वैष्णव धर्म क्या चीज? हाँ, रामानुज का दक्षिण भारत में बना है। अब आप लोग ये सोचते होंगे, देखिए इतिहास में हमने तो ये बता दिया आपको कि वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन विष्णु धर्म का उल्लेख पहले कहाँ मिलता है? अगर आपको एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, आईएएस में आ जाए, मेंस में 40 शब्द का लिखने का है कि वैष्णव धर्म के विकास के संदर्भ में एक लेख लिखिए,
ऐसे आएगा क्वेश्चन, IAS में ऐसे आएगा 40 साल। वैष्णव धर्म मान लीजिए ये विकास में एक साक्ष थी। तो मान लीजिए आपको जो भी लिखना है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि विष्णु भगवान का पहले पहले उदय कहाँ होता है, पहले पहले कहाँ जानकारी मिलती है, वेदों में, ग्रंथों में कहाँ मिलती है जानकारी? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं सर, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में उल्लेख है उनका, उत्तर वैदिक काल में भी उनका उल्लेख होता है। ऋग वैदिक काल से मैं पता है, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उनका नाम आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है। तो ये जो छिटपुट उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर विष्णु धर्म का विकास का श्रेय एक विदेशी राजदूत को जाता है, जिसने यहाँ आकर एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। कौन था वो? विष्णु धर्म का विकास एक राजदूत आया था यूनान का, जिसने एक शासक के काल में उसने एक नींव का पत्थर रख दिया। उसके बाद से विष्णु धर्म का विकास निरंतर होता रहा। हेलियोडोरस, इनको याद है हेलियोडोरस, ये शुंग वंश में आया था। बार बार एक चीज कह रहे थे, शुंग वंश में आया था। ये शुंग वंश के शासक थे भागभद्र के काल में। उनके 14वें वर्ष शासन काल में एक राजदूत आया जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये आया और इसने गरुड़ स्तंभ, गरुड़ समझ रहे हैं आप लोग? गरुड़ क्या है? विष्णु देवता का वाहन, ठीक है। एक देश की एयरलाइंस भी इसी नाम से जानी जाती है। कहाँ की? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विष्णु धर्म को, वहाँ पे नोट पे विष्णु धर्म का छपता है, ये सर देवता, ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, विदेश में भी। तो हेलियोडोरस ने ये विकास किया। ये हम आपको रामानुज का बता रहे हैं कि ये विकास किया। तो ये आर्वा संतों का जो उदय हुआ है वो हुआ था किसके काल में? पल्लव वंश के काल में। चलिए, दक्षिण भारत का एक और वंश आपको बता दे रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने। ये पहला राजा था जिसने राजपूत वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी थी मानखेड़। मानखेड़ राजपूत दंती दुर्ग। ये पहला राजा था जिसने राजपूत वंश की स्थापना की। जब हम राजा का इतिहास पढ़ते हैं तो राजा की एक कहानी होती है कि राजा क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। राजा बहुत जगह गया, बहुत जगह गया। आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, आप एक झंडा गाड़ के आते हैं तो आप हजारों गलियों से घूमते हैं, उसका मतलब नहीं है। लेकिन जिस स्थान पे आप झंडा गाड़ते हैं ना, वो इतिहास में याद किया जाता है, ठीक है। तो दंती दुर्ग के बारे राजा जब भी इतिहास पढ़िए तो ये सोचिए कि उसने मेन काम किया क्या होगा। तो दंती दुर्ग ने एक यज्ञ किया, यज्ञ का, और ये यज्ञ का बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हिरण्यगर्भ यज्ञ।
हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ क्यों किया? दान के लिए। देखिए यज्ञ किया जाता है, हिंदू धर्म में यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व है। ये आप देखिए 9 दुर्गा चल ही रहा है, आप लोग जानते ही हैं कि रोज सुबह उठ के या शाम को पूजा किया जाता है। वैसे ही ये राजा भी जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक यज्ञ कर डाला। ये यज्ञ कर डाला तो ये यज्ञ करने का उद्देश्य क्या था? दान। दान इसने क्या किया? अपनी जनता को, गरीबों को धन दान देने के लिए। धन दान देने के लिए क्या यज्ञ किया। जब ये यज्ञ कर रहा था तो एक दूसरे वंश के राजा दरबारी के रूप में उपस्थित थे, और ये थे प्रतिहार वंश के राजा। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश के राजा, प्रतिहार वंश के राजा, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिहार वंश के राजा द्वारपाल की भूमिका में कार्य कर रहे थे। मतलब द्वारपाल का काम कर रहे थे जब ये यज्ञ किया। और ये यज्ञ कहाँ हुआ था? उज्जैन में। दंती दुर्ग ने उज्जैन में यज्ञ का आयोजन किया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में ये यज्ञ बंद किया था। प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो उस समय द्वारपाल। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। इसके बाद इस वंश में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा गद्दी पर बैठता है, कृष्ण प्रथम। इसने पहाड़ों को कटवाना शुरू कर दिया और एक मंदिर बना दिया, और उस मंदिर का नाम था कैलाश मंदिर, और ये एलोरा में बनवाया इसने, कृष्ण प्रथम ने। इस वंश का एक राजा हुआ कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तो इसकी देखिए उपलब्धि थी। ये बहुत फेमस मंदिर है आज भी, एलोरा में शिव जी का मंदिर है। शिव जी का बहुत भक्त था, इसने वहां पर पहाड़ों को काट कर ये मंदिर बनाया, कैलाश मंदिर। इसके बाद एक राजा और गद्दी पर बैठता है, ध्रुव। ध्रुव प्रथम। ये राजा एक युद्ध में भाग लेता है, और वो युद्ध होता है दो राजा, दो वंश आपस में लड़ रहे थे। इसको कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। दो कौन कौन से थे? 3 वंशों में 100 वर्ष तक युद्ध हुआ राजपूत काल में। एक तो राजपूत वंश भाग लिए, उसके पहले पाल, सही आपको बताया। एक और था प्रतिहार। बहुत अच्छे। ध्रुव वंश ने प्रतिहार एवं
पाल वंश के साथ युद्ध में शामिल हुआ। ये युद्ध में शामिल हो गया। ये 100 वर्ष युद्ध लड़ा गया था 3 वंश में, जिसका नाम था प्रतिहार वंश, पाल वंश और राजपूत वंश। बंगाल में पाल वंश था उस समय। हाँ, और प्रतिहार ये उत्तर प्रदेश में जो प्रतिहार कन्नौज में थी। कन्नौज में थी, ठीक है। राजपूत आपको बता ही है, ठीक है। उस समय राजपूत काल में कई वंश थे, तो सिलेबस के अनुसार जो साउथ हिस्ट्री है वो हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण भारत का इतिहास यानी राजपूत वंश, ठीक है। तो इसने भाग लिया। इसी वंश का एक राजा था गोविंद तृतीय, वो बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि उसने हिमालय तक जाकर हिमालय में पहुंचा और हिमालय तक उसने युद्ध किया। एक लाइन में लिखा, एक लेख में, कि राजपूत वंश का शासक गोविंद तृतीय, राजपूत वंश के शासक गोविंद तृतीय ने हिमालय में अपनी पताका लहराई। अपनी इसका उल्लेख संजय ताम्रपत्र से पता चलता है। ताम्रपत्र से पता चलता है। हिमालय में पताका लहराए, तो हिमालय तो बड़ा विस्तृत है, किधर हिमालय? मतलब ऐसा है ना, ये अपना सैनिक लेके, जैसे इतिहास में ये कहाँ से साक्ष्य मिला? लेख, कोई स्तंभ लेख है सर? नहीं, ताम्रपत्र से लहराया था। ये ऐसे ताम्रपत्र होता है, लिखा उसी में लिखा है। तो मान लीजिए ये एक लिखा है लेख, बाकी जगह नहीं लेख लिखा मिला, ठीक है। तो हम इस लेख के आधार पर तो लिख दिए। अगर हम इसकी सत्यता को पता लगाने जाए तो दूसरा एविडेंस चाहिए। एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि किस राजा को कहा गया है कि उसने हिमालय तक पताका यानी सैनिक अभियान किया? तो इसका तो आंसर, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, लेकिन किससे लड़ा, ये सारा चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि एक लाइन में उस ताम्रपत्र पे ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा है और उस वंश में मिल गया है। तो जिसके बारे में जितना लिखा है उसका क्वेश्चन उतना ही पूछा गया और उतना ही बताया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये बताया गया। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि राजपूत वंश का कौन राजा था जो हिमालय तक चला गया और सैनिक विजय उसने कर ली। तो इसके एक छोटे से, कोई किताब में नहीं लिखा था, एक ताम्रपत्र में मिला है। चलिए इसको आगे करें। क्या लिखा था? संगम? संजय ताम्रपत्र। संजय? तो क्या संजय क्या? संजय एक स्थान है, ये महाराष्ट्र में वहां खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग को ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। देखिए आगे बढ़े। आप देखिए इतिहास के साथ जब आप इस चीज पे जाएंगे ना, तो इतिहास के साथ हमें आपके बारे में लिखना होगा, तो हम आपके पेन और कॉपी को ऐसे मिल जाएगा ना, तो हम आपको जब कॉपी का पन्ना पलटेंगे ना, तो हम लिखते चले जाएंगे। वो तो हमें गुण होना चाहिए कि हम आपके पे कितना लिख जाए। तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं इतिहास के, मान लीजिए सिक्के मिले हैं, ठीक है, ताम्रपत्र मिले हैं, अभिलेख मिला है,
शिलालेख मिला है। ये ऐसे इतिहास में प्राचीन काल में साक्ष्य मिले हैं, तो उनको राइटर ने आगे उसी को देख के लिख दिया है और उसको उसी आधार पे अब उस पर उन्होंने बढ़ाई बहुत की है। अब जिसने हिमालय को जीता है उस पर और 4 लाइन उन्होंने लिख दिया है, लेकिन सीधा सीधा ये जानिए कि हिमालय का अभियान करने का सीधा श्रेय गोविंद तृतीय को जाता है। इस वंश का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा गद्दी पर बैठता है, अमोद वर्ष। अमोद वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा था जो गद्दी पर बैठता है राष्ट्रकूट। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म तो बहुत पहले हो चुका था। अब देखिए जैन धर्म कोई खत्म तो हुआ नहीं। जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 573 ईसा कि 568 ईसा? 563 में बुद्ध का 563 बोलते हैं। देखिए उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, सही है इनका। तो उस समय ये पैदा हुए थे, लेकिन जैन धर्म खत्म तो हुआ नहीं। अब एक राजा आया, उसने जैन धर्म के एक कवि थे उनको अपने राज दरबार में बैठा दिया। उन कवि का क्या नाम था? जिनसेन। अमोद वर्ष के काल में जैन धर्म के कवि जिनसेन काल में सब नहीं डालना है कोई भी। काल लिख लीजिए, इनका काल है इंपॉर्टेंट 827। इसका लिख लीजिए, काल हम लिख दे रहे हैं 814 से 876 ईसा, और इसको 14 कर लीजिएगा, इसको 14 कर लीजिएगा। ईस्वी के हिसाब से ईस्वी वही तो ईसा पूर्व कहाँ? अब तो गुप्त काल सब ईस्वी चल रही है, ईसा पूर्व नहीं चल रहा है। ईसा पूर्व सातवाहन वंश तक था, उसके बाद ठीक है, कुषाण वंश। इसके आगे हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं। तो ये जिनसेन था। जिनसेन ने एक किताब लिखी थी। जिनसेन की रचना आदि पुराण थी। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा था। जिनसेन ने सर एक कवि थे ना? हैं? एक कवि थे। हैं? एक कवि थे। जब कवि थे सर ये बोल रहे हैं। ये जिनसेन ये कवि थे। इन्होंने किताब लिखी, जैन धर्म की किताब थी आदि पुराण। इन्होंने किताब लिखी, किसके काल में लिखी? अमोद वर्ष में। अमोद वर्ष के काल में ये रहते थे और इन्होंने एक किताब लिखी। अमोद वर्ष धर्म का बहुत बड़ा पारंगत था। उसने अपनी एक उंगली जो है कटवा काट के एक मंदिर पे चढ़ा दिया था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जैन धर्म को मानता था, वो हिंदू धर्म को भी मानता था। उसने अपनी एक उंगली काट कर देवी जी के सामने अपनी उंगली काट कर इसने चढ़ा दिया था। किसने? अमोद वर्ष। अमोद वर्ष के बाद एक और राजा होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, इसका काल लिख लीजिए 939 से 965। 939 से 965। इसके काल में भी एक कवि निवास करता था जिसका नाम था पौन। कवि पौन को प्रश्रय दिया था।
कवि कौन? सर कोड रहेगा ना? है? आधा ना है इसमें, ये लिखे रहे हैं कि कवि कौन थे, इसको इसके दरबार में रहते थे। ये दक्षिण भारत, ये महाराष्ट्र था, दक्षिण भारत जाता है युद्ध करने के लिए। वहाँ दक्षिण भारत में उस समय चोल वंश, हम बता चुके हैं, एक राजा रहता था परांतक, उसको कृष्ण तृतीय ने एक युद्ध में पराजित कर दिया था। कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? परांतक। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के शासक परांतक को पराजित कर दिया। अरब का देखिए यात्री आते थे, और ये कवि कौन, ये लिख दिया, प्रश्रय दिया। प्रश्रय दिया। प्रश्रय का मतलब है अपने यहाँ निवास करने रहते थे। पहले राजा लोग क्या करते थे, कवि को, इतिहासकार को अपने बगल में बैठाते थे, क्योंकि तब नेट का ज़माना नहीं था, इतिहास लिखवाना पड़ता था कि वो किस लिए कहाँ जा रहे हैं, तो तभी ना हम लोग जान रहे हैं। अगर वो लोग नहीं लिखते तो आप क्या जानते कि राष्ट्रकूट का शासक क्या था? जानते कि नहीं जानते? तो इतिहास उन्हीं को जानता है जो उन्होंने लिख दिया। समझ में आया? तो आज भी इसके 20 साल बाद भी इतिहास लिख ही जा रहा है ना, जो पिछला है हम लोग जानते हैं ना इतिहास। इसको अब आगे बढ़े, चलिए। विदेश के यात्री यहाँ पर आते थे बहुत ज़्यादा। राष्ट्रकूट और चोल वंश, हमने बताया भी है कि अरब से एक चीज़ मंगाते थे। अरब से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मंगाते थे जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या? घोड़ा। तो अरब से राष्ट्रकूट वंश के शासक भी घोड़े को मंगाते थे। तो अरब का एक यात्री भी आता है राष्ट्रकूट वंश में, उसका नाम था अल मसूदी। राष्ट्रकूट के शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय के काल में अरब का यात्री अल मसूदी आया था। अल मसूदी ये राष्ट्रकूट वंश के शासक के काल में आया था। इसने राजा की बड़ी तारीफ की, इसीलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, एक क्वेश्चन उठा चुके हैं इसके ऊपर। इसने लिखा कि राजा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था और अपने यहाँ सभी धर्म में, यानी मुस्लिम व्यापारियों, हिंदू व्यापारियों, सबका सम्मान ये राजा करता था। तो इसने अपने यहाँ गया, इसने किताब लिखी। इतिहास में क्या होता था कि जैसे कोई एक राइटर गया, किताब लिख दिया, फिर उसका ट्रांसलेट होता था। दूसरा, जैसे अगर 2000 साल पहले, 1500 साल पहले कोई किताब लिख गई तो उसका ट्रांसलेशन कराया जाता था कि कहीं किताब खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो अल-मुज़्दी का भी कोई उल्लेख करता है। तो बाद में जब हम लोग एविडेंस, साक्ष्य देते हैं तो पुराना साक्ष्य याद आता है। तो अल-मुज़्दी ने इस राजा की बहुत प्रशंसा की थी और ये लिखा था कि राष्ट्रकूट वंश के शासक अरब से घोड़े मंगाया करते थे और ये घोड़े जो है राजाओं के विजय में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। तो ये राष्ट्रकूट वंश, ये आपका दक्षिण भारत का ये राष्ट्रकूट वंश।
चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लाए हैं। हमने कहा कि आप लोगों से पूछ लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि हम ऑप्शन देंगे अशोक को याद किए जाने का, यानी अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा, किसी को जल्दबाजी करने के लिए कोई ऑप्शन अच्छा वो तो है नहीं, आराम से बताइएगा। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है ए कलिंग विजय के कारण, बी बौद्ध महासम्मेलन के कारण, सी धर्म और धर्म विचार के कारण, डी जनहित के कारण। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ए कलिंग विजय, बी बौद्ध महासम्मेलन, सी बौद्ध धर्म विचार, डी जनहित। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अशोक को स्मरण किए जाने का क्या कारण? सी बौद्ध धर्म का प्रचार, जनहित के कारण। पहला डी डी आपने कहा बौद्ध धर्म का प्रचार। उसने सर शस्त्र त्याग दिया था, इसीलिए उसको याद किया जाता है, इसीलिए उसको महान लिख दे रहे हैं। विजय के बाद शस्त्र त्याग दिया था, इसीलिए उसको महान जनहित प्रचार से जनहित अगर वो शस्त्र नहीं तो जनहित तो वो नहीं होता। जनहित इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब धर्म स्थली बनाई ठीक है, अब ये लिख दिया। तीसरा या चौथा में से हो सकता है। एक ऐसे नहीं उत्तर बोला जाता है। आपको देखिए एकदम सेलेक्ट एक बोल दीजिए बस। सी आप बताइए। हैं डी सर जी हैं सी हैं सी वो जल्दी से बोलिए। पहला सी सी हैं नहीं बोलना हैं सी सी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। डी किसने बोला? डी है। अब ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया आपको कि अशोक ने सारे काम किए, कलिंग विजय भी किया है, बौद्ध महासम्मेलन भी आयोजित हुआ है और उसने धर्म प्रचार भी किया है। लेकिन आप उसकी जब शिलालेख को पढ़ेंगे ना, उसने जनहित के बहुत काम किए। जी सर। ठीक है, तो आपको बड़ी समझदारी से उत्तर लिखना है, समझना है। अब आप लोग इसीलिए देखना चाह रहे थे कि देखिए जल्दबाजी मत करिए। इन्होंने देखिए बहुत सोच समझ के आप लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसको समझिए। आपकी आवाज आ रही थी तीनों लोगों की, इन्होंने पहुंच रहे थे। हमेशा क्वेश्चन करते समय तुरंत मत अरे यार बहुत ज़्यादा जनहित, अगर जनहित नहीं किया होता तो हमारे देश का राष्ट्रीय स्तंभ क्यों लिया होता? क्या कलिंग युद्ध के नाते लिया गया है? नहीं सर, नहीं। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना। 12वां शिलालेख, अब हम आपको बताएं, अशोक का 12वां शिलालेख, अशोक के 14 लेख हैं कुल, तो 12वें में लिखा है कि सभी धर्मों के लोग हमारे रह सकते हैं। और पहले में लेख में लिखा है कि जो जनता है वो संतान की तरह है, मैं पिता की तरह व्यवहार करूंगा,
है ना? ठीक है, तो क्या क्या बतला रहा है कि जनहित का काम कर रहा है, बहुत से जनहित का काम किया है। ठीक, चलिए आप सोच समझ के मानिएगा। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, मौर्य काल में क्वेश्चन आ गया है। मौर्य काल में आंसर दे तांबे के सिक्के को ऑप्शन बिना देखे उत्तर मत मारिए, हम देख दे रहे हैं। काकड़िया मास ये मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? डी है? ये आप लोग देख लीजिए। किताब में मासक, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सी। और किसी कोई को ही काकड़ी कहते हैं। डी मासक, मासक ही सही है। ठीक है, इसका उत्तर मासक, मासक सही है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस बौद्ध धर्म की यात्रा के दौरान कर घटा दिया था? तो आपको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पहले सुनिए, आपसे देख रहे हैं किस बौद्ध धर्म की यात्रा के दौरान कर को घटाया था? लुम्बिनी की सर, लुम्बिनी की। बौद्ध गया लुम्बिनी यहाँ पर है। लुम्बिनी, लुम्बिनी से आप लोग क्या सी सर, इधर से सी है। लुम्बिनी, सर्वसम्मत से हम लोग सी चलिए इसका उत्तर सी है। यस लुम्बिनी सही है। सर्वसम्मत से कौटिल्य के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दीजिए आ जाएगा। कौटिल्य के अनुसार ए प्रतिष्ठा, बी कंटक शोधन, कंटक शोधन, दीवानी कंटक शोधन, प्रतिष्ठा, कंटक शोधन, धर्म स्त्रीय, दीवानी और फौजदारी, फौजदारी दंडाधिकारी, कंटक शोधन। दूसरा वाला दीवानी न्यायालय को क्या कहते हैं? कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में दीवानी न्यायालय क्या था? सी हो सकता है, धर्मस्थली, धर्म तीसरा चलिए हम बता रहे हैं धर्म। सही। दो प्रकार के न्यायालय होते थे, कंटक शोधन, एक फौजदारी, इसको कंटक शोधन कहते थे, फौजदारी, और दूसरा धर्म।
दीवान लिखा था। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, ये आपको बताना है। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? ए मस्की, बी जूनागढ़, ए जूनागढ़ में तो पुल बनाया था, पुल बनाया बी था, उस पे जूनागढ़, सी सहबाजगढ़ी, नहीं सहबाजगढ़ डी मस्की एवं जूनागढ़। अशोक का नाम इनमें से किस अभिलेख में मिलता है? देव नाम लिए करके नाम ही तो मिला, देव नाम की जैसे मेरा नाम देखिए, हाँ आपका सही। वो नाम जो है, नाम देवा नाम प्रिय, देखिए आपका क्वेश्चन समझ लीजिए। देवानाम प्रिय जो है वो मस्की में मिलता है, लेकिन अशोक का जो नाम है वो दोनों अभिलेख से मिलता है। लेकिन देवानाम प्रिय जो उपाधि है वो अशोक का मस्की अभिलेख जो मिलता है। उसके बाद एक राजा और था श्रीलंका का तिस, उसने भी यही उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है, देवानाम प्रिय। तो ये उपाधि जो आप कह रहे हैं मस्की में मिलता है, देवानाम प्रिय उपाधि। ठीक है, अब हम गुप्त काल का एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं, गुप्त काल में दैनिक आवश्यकताओं का लेन देन किससे किया जाता था? ऑप्शन देख के बोलिएगा। दैनिक आवश्यकताओं का लेन देन किससे किया जाता था? ए दिनार, बी सी मासक, कौड़ियाँ। देखिए प्रश्न आता है, ये गुप्त काल का था। काल में सक्रादित्य उपाधि किसकी थी? सक्रादित्य शकों का नाश, ये सर चंद्रगुप्त। पहला देखिए, हमने पढ़ाया था आपको, जब वेदसांग आया था तो उसने अपनी किताब में लिखा था, बार इसलिए कह रहे थे कि ध्यान से सुनिए, रटिए मत, ठीक है, भूल जाता है रटने से बार। तो उसने अपनी किताब में कुमार नहीं लिखा है, उसने अपनी किताब में आप नोट्स पढ़ते हुए लिखा होगा। ये देखिए, हम देख रहे हैं क्वेश्चन में आया है, सक्रादित्य वेदसांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सक्रादित्य ने किया था। बाद में इसकी पहचान, देखिए वो तो लिख के चीनी यात्री था,
उसने तो चीनी भाषा में तो समझ में आया लिखा, लेकिन बाद में सक्रादित्य की पहचान किससे की गई? कुमारगुप्त से कर दी गई। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ते समय ये ध्यान देना होगा ना कि कौन लिखता है, किसके बारे में, कैसे क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं वो टूट गया जोड़े उससे फेविक्विक से। अरे वो यहीं ढीला होगा, यहीं ढीला करो ऐसे घुमा। अबे टूट गया। मूलों के आक्रमण का पहला नेता कौन था? मूलों के आक्रमण का पहला नेता कौन था? इसका आंसर है सी, उसने बात करी। ये पहला था आक्रमण था जिसने आक्रमण किया था हून। ये विदेशी जाति थी जो गुप्त काल में आई, वो आक्रमण करके चले गई। इसका उल्लेख इसका गुप्त के भीतरी लेख से पता चलता है। इसका पहला नेता था कुशनेबाज। ठीक है, मीरकुल तो बाद में था। तीसरे नंबर पे था मीरकुल। मीरकुल ने बाद में शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। शैव धर्म ये हिंदू धर्म है ना, संप्रदाय बटा है। आप शिव जी का पूजा करते हैं तो शैव धर्म अलग हो गए। तो ये धर्म जो है संप्रदाय, अलग अलग देवता का अलग अलग रूप में पूजा करना, धर्म तो एक ही है लेकिन संप्रदाय अलग अलग। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग लिख दीजिए। दक्षिण भारत में आज आप 5-6 क्वेश्चन लिखेंगे इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए राज सिंह सैनी। राज सिंह सैनी, इसको लिख दीजिए। दक्षिण भारत में एक बार इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में, पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में राज सिंह सैनी का विकास हुआ। इसमें गुफा मंदिरों के स्थान पर ईंटों के मंदिर, गुफा मंदिरों के स्थान पर ईंटों के मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हुई। लिख लीजिए
लीजिए पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन बीच वाले क्या है नगरीय सभ्यता एक तरह से पक्की ईंटों की कहानी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के उसका नगरी जब होने लगी कांची के कैलाश नाथ मंदिर तो सबसे पहले ईंटें उस टाइम पे क्योंकि वहाँ पक्की ईंटें भी पाई गई सभ्यता रहा उसके सभ्यता अभी भी जिंदा है जंगल सबसे निर्माण मानव थोड़ी ना खत्म होगा ना सभ्यता खत्म होगा। कांची के कैलाश नाथ मंदिर। अब देखिए दो मंदिर हो गए कैलाश में, इसमें कंफ्यूज मत करिए। एक कांची का और एक एलोरा का। एलोरा का किसने बनवाया? तो उस टाइम पे तो पक्की ईंटें हैं किस प्रथम अभी हम बता रहे हैं एलोरा का किसने बनवाया? किस प्रथम कैलाश मंदिर अभी हम बताए हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। सर वहाँ पे सिर्फ जो है शैव धर्म का सिर्फ मंदिर था क्या? एलोरा में सिर्फ शैव का नहीं बुद्ध धर्म का भी है अरे जैन धर्म वहाँ का भी बहुत है धर्म के मंदिर एलोरा में हैं और जैन के भी हैं। एलोरा में शिव जी का तो उन्होंने फेमस मंदिर बनवाया था राजपूत वंश ने, लेकिन वहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी मंदिर हैं। लिख लीजिए पल्लव वंश के एक और एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया। तो ये देखिए ये दक्षिण भारत का ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ था, उसको जो बचा था उसको हमने लिखवा दिया। ठीक है, दक्षिण भारत में और भी वंश हैं, लेकिन कई वंश हैं, उतना सिलेबस में इतना है नहीं, जो थोड़ा दो तीन टॉपिक है, जैसे चोल वंश, पल्लव वंश, राजपूत वंश, इससे कई क्वेश्चन आए जाते हैं। कभी कभी चालुक्य वंश से भी क्वेश्चन आता है। तो चूंकि सिलेबस के अनुसार इसमें टॉपिक बहुत निर्धारित सीमित कर दिया गया था, तो उसी अनुसार ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया था। तो आप लोग देखिए ये ध्यान दीजिएगा इतिहास में, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कई चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमको याद है और हम तत्व पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। उसका जब आप बारीक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अभी हमने देखा 4-6 क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए थे। आज आपका ये देख रहे थे कि आप इतने दिन से पढ़े तो कहीं आपके मन में आप भूल जाते हैं, तो भूलने की प्रक्रिया सबके साथ होती है, ये बात है। लेकिन फिर से जब पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक हल करेंगे तो ये 100% है कि आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं। हिस्ट्री में कई जगह एक ही चीज आते हैं। अब जैसे आपने एक अशोक का क्वेश्चन दिया तो तुरंत मार दिया कलिंग के युद्ध के नाते। युद्ध के नाते तो कभी अशोक को याद नहीं किया जाएगा, युद्ध के नाते याद नहीं किया जाता है, तो शांति के नाते याद किया जाता है।
ठीक है, युद्ध के नाते कोई राजा को थोड़ा याद किया जाएगा, तब उसको थोड़ा दिया जाएगा। बहुत लोग युद्ध किए हमारे हैं सब, ठीक है, उसके शांति जनहित काम किए, उसने ऐसे काम किए हैं, जनहित ऐसे किए हैं, तो उसी तो ये चीज पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम निचोड़ पढ़े, उस चीज को भूले ना, कॉन्सेप्चुअल चीज जरूर पढ़िए, फिर बाद में जो भूलते हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। वो तो आप विकल्प देख देख के 10 बार करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं पहली बार याद होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब आपको कोई चीज पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। हमने सिंधु घाटी बताया आपको, वैदिक सभ्यता बताया आपको, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म बताया हमने, 6वीं शताब्दी आपको बताया, फिर मौर्य काल बताया, फिर आपको मौर्योत्तर काल में हमने बताया, सातवाहन वंश बता दिया आपको, कुषाण वंश बताया आपको, फिर उसके बाद गुप्त वंश बताया, गुप्तोत्तर काल बताया और दक्षिण भारत कर दिया। चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसको कम ही दिन में निर्धारित करके ये बताना था, बहुत सी चीज़ें लिखवाई नहीं जा सकती, लेकिन उद्देश्य सिर्फ लिखवाने का नहीं था, हमें आपका देखिए संवाद होता है ना, ये संवाद करना था। आप लोग सोचते हैं कि लिखवा दीजिए, लिखवा तो दीजिए वो अलग चीज़ है, समझा दीजिए वो अलग चीज़ है, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, लिखवाना तो कभी बैठ के एक इमला की तरह लिखवाया जा सकता है, लेकिन समझना बहुत चीज़ जरूरी है। तो समझने का प्रयास करिए हमेशा, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। भाई लिखवा देंगे, हम एक कहिए तो 10 लाइन लिखवा डालें किताब से पूरा बोल के, लेकिन फिर हम उससे पूछेंगे ना तो याद नहीं आएगा आपको। बिल्कुल आप इतिहास का इतना नोट रख लीजिए, हमसे मुलाकात करिए 20 दिन बाद, लेकिन आपको भूलेंगे पक्का, ये निश्चित है। तो जो लोग इसमें हैं, 4-6 लोग हैं, लेकिन जैसे ये पहले पढ़ते थे तो इन्होंने फोन किया, ये ऐसा नहीं है, जो यहाँ शुरू में आते थे उनको बिल्कुल इतिहास नहीं समझ में आता था, ये काजल है इसको भी समझ में नहीं आता था, तो बाहर निकल के रोज सर हिस्ट्री नहीं समझ में आती है, बहुत लोगों की समस्या होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो जरूर याद आएगा। रटने का तो बिल्कुल प्रयास करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हम 10 क्वेश्चन बता देते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़िए, बार बार क्वेश्चन बैंक को हल करिए और किताब जरूर, बेसिक किताब जरूर पढ़िए। बेसिक किताब नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें अभ्युदय में ये बहुत 1.5 घंटे में हिस्ट्री जितना ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम लोगों की ये समस्या होती है कि हम कितने कम में आपको कितनी उसमें बता दें। कई राजा, अभी हमने राजपूत के 30 राजा थे, अगर 30 राजाओं के नाम लिखते आपको तो सिर्फ नाम लिख जाते, उनके जो काम किए वो नहीं बता पाते। समझ में आया? तो ये आज का था। कोई एक आध क्वेश्चन पूछना, टाइम होगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।